Good morning everyone. So in this video we will cover about the carbon and its compound, जो कि हमारे पास 10th क्लास का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम कार्बन के बारे में पढ़ते क्यों हैं, क्यों हम कार्बन के बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास में। तो जो हमारे पास कार्बन होता है वो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में। कार्बन की बहुत सी वास्ट फॉर्म्स होती हैं और इन्हीं वास्ट फॉर्म्स के बारे में आगे फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन क्या होता है और क्यों हम कार्बन के बारे में इतना पढ़ रहे हैं। तो कार्बन जो होता है वो हमारे पास एक नॉन मेटल होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर की अर्थ क्रस्ट में, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें हमारे पास कार्बन की 0.02% अमाउंट होती है, जिसमें कि ये मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो मिनरल्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं कार्बोनेट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है। कार्बन हमारे अंदर प्रेजेंट है, कार्बन एनिमल्स में प्रेजेंट है, या फिर जितनी भी हम चीज़ें हमारे सराउंडिंग में देखते हैं ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 12 होता है, जिससे कि हम इसको इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। कार्बन को C से प्रेजेंट किया जाता है और इसके पैर में हमेशा एटॉमिक नंबर का लिखा जाता है और इसके अपर पार्ट में हमेशा एटॉमिक मास लिखा जाता है इसका, जो कि हमारे पास 12 होता है। और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बन में वो 6 होते हैं और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम KLMN शेल्स के रूप में प्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास K शेल होती है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन एटम के, और जो हमारे पास L शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमारे पास कार्बन है वो एक टेट्रावैलेंट एटम है। टेट्रावैलेंट एटम का मतलब होता है कि जिसकी आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और हम ये भी जानते हैं कि स्टेबल एटम के लिए, किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिससे कि हम देख पा रहे हैं कि कार्बन में हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए हमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए जिससे कि ये स्टेबल एटम बन सके। तो इसके बारे में हम आगे इसके फर्दर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जो कि हमें पता चलती है कि कार्बन जो है हमारे पास वो टेट्रावैलेंट एटम है, मतलब कि इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि कार्बन एक नॉन मेटल है। दैट मीन्स ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं। और जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जिससे कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर में फर्दर डिस्कस करेंगे, बट पहले अभी हम कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल होता है। और जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, उसके अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन की अमाउंट होती है 0.02%। जो हमारे पास अर्थ की क्रस्ट होती है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो होता है 0.02%। ये मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये मिनरल्स कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ये मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, मैनी अदर फॉर्म्स हो सकती हैं मिनरल्स की जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है 0.03%, जिसमें कि वो CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसकी अमाउंट होती है 0.03%। ये चीज़ जो स्टूडेंट्स को बहुत पजल करती है कि जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट में हमेशा मिनरल्स की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट रहता है जिसकी अमाउंट होती है 0.02%। बट जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें वो CO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो होती है 0.03%।
तो अब हम आगे बात करते हैं, इससे फर्दर हम बात करते हैं कि जो कार्बन है उसके बारे में हम जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और हम जानते भी हैं कि कार्बन की जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके बाद कार्बन इतने अमाउंट्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं वो कैसे बना लेता है, तो उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करते हैं, जिससे आगे हमें पता चलता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कार्बन, जिससे कि इतने सारे एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कर लेता है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से ही जो कार्बन है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है, उससे ही उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो इतने सारे एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, वो आयनिक वगैरह बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। जो आयनिक बॉन्ड होता है या फिर जो एनी अदर फॉर्म ऑफ होती हैं जो हमारे पास बॉन्डिंग की, वो सब वो क्यों नहीं करता है, वो सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो हम बात सबसे पहले करते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। तो हम बात करते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक जो बॉन्ड होता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो होता है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, जिससे कि हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। बिकॉज हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऊपर आता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, जिसके बाद मैं आपको ये टॉपिक कवर कर दूँगी आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो अभी आप इस चैप्टर के लिए इतना समझ लीजिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिवर होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिवर होता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन टेक करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों नहीं करता है। तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे पास 2 केस आते हैं कार्बन की स्टडी में। सबसे पहले तो आता है कि हम जानते हैं कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4। तो हम इससे जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, जिससे कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आयनिक बॉन्ड के लिए, अगर ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है तो। वैसे हम जानते हैं कि कार्बन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है, ये डाउट भी मैं आपका आगे क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर क्या हो कि अगर कार्बन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, जिससे कि ये C4- का एनायन बनाएगा। ये हम जानते हैं कि हमारे पास जब भी कोई भी एटम जो होता है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन को टेक करता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एनायंस बोलते हैं। ये भी हम जानते हैं। और जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज किन के ऊपर आता है, ये हमारे पास मेटल्स के ऊपर आता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस। ये चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, तो बट अभी हम अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं और बताती हूँ मैं आपको आगे कि जब क्या हो कि अगर कार्बन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर आएगा 4 का नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बनेगा, C4- एनायन। बट ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाती है, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि हमारे पास अगर कार्बन जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कार्बन जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो हमारे पास कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपनी पकड़ बना सके। क्योंकि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास हाथ में अगर आपके पास कोई 4 पेंसिल हैं और अगर आप कोशिश करो कि आप 4 पेंसिल और पकड़ लो उसी हाथ में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपके लिए भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी उस चीज़ में। तो यही चीज़ कार्बन के लिए होती है। कार्बन हमारे पास एक छोटा एटम होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है उसके पास पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लेगा तो
उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो सबको पकड़ के रख सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आप जानते हैं कि जो हमारे पास सेम चार्ज होता है उसमें हमेशा रिपल्शन बनती ही है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि न्यूक्लियस उसको संभाल नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है। तो अभी हमारे पास दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। मतलब कि अब हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टेबल हो कार्बन, तो स्टेबिलिटी हमारे पास 2 वेज में आती है। या तो वो गेन करके अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले, या फिर वो अपनी ऑक्टेट को कम्प्लीटली खाली कर दे। खाली वो कैसे करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो अब हमारे पास दूसरा भी आता है कि अगर क्या हो कि अगर कार्बन अपनी आउटर मोस्ट शेल से सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे तो हमारे पास क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या कार्बन हमारे पास स्टेबल हो जाएगा उस फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि भाई ये चीज़ भी कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है कि अगर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, तो लूज़ कर देगा तो मतलब क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब C4 पॉजिटिव बनाएगा, और जो हमारे पास हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 4 का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और चारों इसने लूज़ कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर 4 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब वो कैटायन की फॉर्म में हो गया। तो बट ये चीज़ भी कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बन को एनर्जी लगती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में। अभी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को खुद से बाहर कर सके। और उसमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उसमें एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज किन की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। इनके बीच में क्या लगती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसकी वजह से एक एटम के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को खुद से बाहर निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में और न्यूक्लियस के चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि किसी भी एटम को अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए या फिर अपनी आप को स्टेबल करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर कार्बन है, कार्बन की हमारे पास टेट्रावैलेंसी है मतलब 4 वैलेंसी है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो मतलब कि इतनी एनर्जी अपनी लगा सके इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है कार्बन में, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। बट ये दोनों चीज़ें ही कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसके न्यूक्लियस में इतनी पावर नहीं है कि वो सब इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके या फिर उनको पकड़ सके। और अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है कार्बन, तो ये चीज़ भी उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम बात करते हैं इससे आगे कि अगर ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहा है, और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। बट सबसे पहले हम इसके क्रस्ट को जानते हैं, इसके जो कोर है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कैसे इतने एलिमेंट्स फॉर्म कर सकता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो हम जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता कैसे है। तो हम जानते हैं कि कार्बन में जो होता है एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन के अंदर जो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन से हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है, मतलब एक कार्बन का एटम, जो हमारे पास एक कार्बन का एटम है वो दूसरे कार्बन के एटम से लिंक करता है, मतलब जुड़ता है या फिर बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज।
सेल्फ लिंकेज जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कार्बन एटम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। और ये बात नहीं है कि जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमारे पास सल्फर में भी पाई जाती है, फॉस्फोरस में भी पाई जाती है। और मतलब कि इसका मतलब होता है कि जब सेल्फ से लिंक करता है कोई भी एटम या फिर सेल्फ के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। सल्फर भी अपने सेल्फ के साथ बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस भी अपने सेल्फ के साथ बॉन्ड बनाता है, बट ये दोनों इतने वास्ट नहीं होते हैं। ये दोनों जो हैं इतने वास्ट नहीं होते हैं जितना वास्ट हमारे पास कार्बन होता है। इसके भी रीजंस होते हैं काफ़ी सारे। तो ये इतने वास्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनमें जो है इनका एक तो साइज़ ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आप अपने आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ इस पे जो भी होता है, कि ये जो है इनका साइज़ इतना ज़्यादा होता है और ये क्या होते हैं, बल्कि होते हैं नेचर में, जिससे कि ये ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं या ज़्यादा एटम्स के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है और इनकी जो बल्कीनेस होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें रिपल्शन क्रिएट होने लग जाती है। बट कार्बन में ऐसा कुछ होता नहीं है। कार्बन की जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के बेस पे ही कार्बन जो है इतने सारे एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करता है, या फिर इसके बेस पे ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या होता है। जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे पास क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम्स की, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बट जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब कि उसमें जितने भी एटम होंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जितने भी एटम इंक्लूड होंगे, सब एटम का उन इलेक्ट्रॉन पे हक होगा या फिर उनका अधिकार होगा कि उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो होता है, जो एटम्स होते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग में यकीन रखते हैं कि दोनों आपस में शेयर करेंगे और दोनों का ही उस पर हक होगा। तो ये चीज़ होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। बट इन आयनिक बॉन्डिंग देर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो दूसरा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन टेकर होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन को वो टेक करते हैं, जिससे उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये चीज़ भी हम समझ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम आगे फर्दर बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रोप्स की हम सबसे पहले बात करते हैं कि एलोट्रोप्स क्या होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी का एग्जांपल हो, जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, तो स्कूल में मैं एज ए टीचर हूँ, बट मैं मेरे घर में एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ। तो ये सब मेरे एग्जांपल्स है कि भी जो मेरी, मैं हूँ तो एक, बट मेरी जो फिजिकल फॉर्म्स हैं या फिर मेरे जो करेक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे। ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह पे सेम ही बिहेव करूँगी, नहीं, बट जो भी मेरा करेक्टर होगा, जिस हिसाब से मेरा करेक्टर है, बेटी के हिसाब से, बहू के हिसाब से, लड़की के हिसाब से, टीचर के हिसाब से, मैं उनके हिसाब से बिहेव करूँगी। तो उसी हिसाब से हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं कि जो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, उसका क्या मतलब होता है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्बन एटम है, कार्बन एटम एक है, सिंगल है। पता है हमें कार्बन एटम के बारे में कि इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, हम ये जानते हैं। बट इसकी जो फिजिकल फॉर्म्स हैं, ये बाहर से दिखने में कैसा है, बाहर से क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं कार्बन के। हमें पता है कि चीज़ें बनी कार्बन से ही हैं, बट वो बाहर से उनके अपीयरेंस क्या है, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बेस पे जो चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो एलोट्रोप्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। एलोट्रोप्स सिंपली मीन्स देयर आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। इट सिंपली मीन्स देयर आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, different physical forms of same element। same element means कार्बन। सो कार्बन की जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, कार्बन की जितनी भी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। किसके, कार्बन के। और उसको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सब कार्बन से ही बने हैं, कार्बन से ही उनका बेसिक एलिमेंट जो है क्या है, कार्बन है।
बेसिक एलिमेंट कार्बन है, बट वो बाहर से जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग शो कर रहे हैं। तो उनकी जो बाहर से फिजिकल फॉर्म है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं। एलोट्रोप्स को सिंपली आप बोल सकते हो देयर आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो हम क्या बोलते हैं एलोट्रोप्स को, देयर आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। और इसमें हम मेनली दो चीज़ों को पढ़ते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स में। एक होता है हमारे पास डायमंड और सेकंड होता है हमारे पास ग्रेफाइट। दोनों ही कार्बन से बने हैं, बट दोनों ही आप आगे पढ़ोगे कि दोनों ही बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं खुद से। अभी हम सबसे पहले डायमंड के बारे में बात करेंगे। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड जैसा कि आप जानते हो कि हीरे को तो सभी जानते हैं। हीरा क्या होता है, हीरा हीरा तो सबके पास होगा, सबने देखा होगा। सबसे पहले हम डायमंड के बारे में बात करते हैं। तो डायमंड जो होता है वो हमारे पास सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये जो मेन कोर पॉइंट होता है डायमंड के बारे में कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। फिर बात आती है डायमंड के स्ट्रक्चर की। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क लाइक होता है, मतलब ये नेटवर्क बनाता है एक। तो इससे कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं इससे। तो सबसे पहले हम डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो डायमंड में ये जो कार्बन होता है ये फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और इसको हम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है तो वो 4 जगह से जुड़ सकता है। तो कार्बन जो होता है वो अपने पास 4 बॉन्ड बनाता है, यानी वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो वो 4 कार्बन से कैसे जुड़ता है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज या फिर कैटिनेशन, जिस करके कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इसके बारे में, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन इससे फर्दर 4 एटम बना 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन जो है वो हमारे पास क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। और ये किस वजह से होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की वजह से होता है, जिससे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। और अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन की। सारे कार्बन के जितने भी बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं कार्बन के, और चारों बॉन्ड कार्बन ने बना रखे हैं। तो जिसकी वजह से ये एक पूरा नेटवर्क क्रिएट कर देता है। और यही एक रीज़न होता है कि ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, क्योंकि इसके जो सारे के सारे एटम होते हैं, जो सारे के सारे एटम होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड में होते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है इसके लिए। और फिर फर्दर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास डायमंड होता है वो इतना हार्ड क्यों होता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो फर्दर 4 कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कार्बन कार्बन से कैटिनेशन की वजह से जुड़ता है। तो कार्बन के चारों बॉन्ड बनने की वजह से, और कार्बन जो है वो हमारे पास 4 कार्बन से जुड़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लग जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत मुश्किल हो जाता है तोड़ना। तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा लग रही होती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास जो कार्बन होता है वो 4 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो कि मैं आपसे शुरू से बता रही हूँ कि जो हमारे पास कार्बन है वो 4 अदर कार्बन के साथ जुड़ा होता है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे कि वो बहुत ही जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के 4 एटम्स के साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ फिर कार्बन फर्दर 4 एटम से जुड़ेगा, फिर दूसरा कार्बन फिर फर्दर 4 एटम से जुड़ेगा। तो ये एक नेटवर्क बना लेता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डायमंड होता है हमारे पास। फिर हम जानते हैं कि जो ये हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास डायमंड है, डायमंड के अंदर कार्बन जो है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और कार्बन चारों बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, चारों बॉन्ड बनाता है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एटम के पास में। तो इसके पास एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है फ्री। तो जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है। और फिर हम जानते हैं कि एक लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस एलिमेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हीरा चमकता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हीरा चमकता क्यों है।
तो फिर मैं आपको बोलूँ कि इसका तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बट ये चीज़ें आपकी क्लास में नहीं है और ना ही आपका टॉपिक कवर करता है। ये चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपके लिए इतना ज़रूरी है कि जो डायमंड होता है वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस में का मतलब होता है कि ये चमकता है, इसके अंदर एक चमक होती है और ये हमारे पास ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है। जो अदर नॉन मेटल्स होते हैं वो चमकते नहीं हैं, बट ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि चमकता है, जिसके अंदर लस्ट्रस होती है, जिसके अंदर शाइन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की। अब हम जानते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से बनते हैं, बट इनकी जो फिजिकल फॉर्म है वो आप आगे पढ़ोगे कि कितनी डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। जहाँ हम जानते हैं कि ग्रेफाइट में बहुत ही ज़्यादा, जैसे ग्रेफाइट जो होता है वो हमारे पास पेंसिल्स वगैरह में यूज़ होता है। वैसे पेंसिल में और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट एज अ एग्जाम्पल हम उसको ले सकते हैं कि पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। जैसे पेंसिल की लिड में, पेंसिल की जो लिड होती है उसके अंदर लेड भी होता है, उसके अंदर ग्रेफाइट भी होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, बट हम उसको एज अ एग्जाम्पल टेक कर सकते हैं फॉर ग्रेफाइट। तो अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। सबसे पहले हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास हेक्सागन की फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन। तो ये जो होती है ये हमारे पास हेक्सागन फॉर्म होती है, जिसकी फॉर्म में ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। तो ये हेक्सागन फॉर्म में होता है और ये क्या होता है, एक लेयर्स में बनता है। मतलब एक लेयर ऊपर होगी, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर उसके नीचे तीसरी लेयर, फिर उसके नीचे चौथी लेयर। तो ये ऐसे होता है। बट फिर क्वेश्चन आता है कि इतनी लेयर्स में बनता कैसे है। तो जो हमारे पास लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट के अंदर, वो एक लेयर दूसरी लेयर को अट्रैक्ट करती है। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में। उन फोर्सेस का नाम होता है वेंडरवॉल फोर्सेस, जो कि हमारे पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, बट फिर भी वो इतनी अट्रैक्ट करती हैं कि वो एक ग्रेफाइट को होल्ड कर सकती हैं, या फिर वो एक लेयर को दूसरी लेयर पे होल्ड कर सकती हैं। बट ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जो कि इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले आता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है इन द फॉर्म, या फिर हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये क्या होता है, लेयर्स में प्रेजेंट होता है। और दो लेयर्स के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? वेंडरवॉल फोर्सेस, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमारे पास डायमंड था, डायमंड में कार्बन 4 कार्बन से अटैच था, बट इन ग्रेफाइट जो हमारे पास कार्बन है वो हमारे पास 3 कार्बन से अटैच होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा, 3 कार्बन से अटैच होगा, जबकि डायमंड में 4 से अटैच होता है। तो ग्रेफाइट में अगर 3 से अटैच होगा तो इसके मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हो कि क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और अगर उसमें से ये 3 का यूज़ कर रहा है तो मतलब एक इसके पास फ्री है। तो ये एक को मतलब कि दूसरी चीज़ों में यूज़ कर सकता है, इसको इंक्लूड कर सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, बॉन्डेड विद 3 कार्बन। जैसा कि मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा भी देती हूँ। अगर हम इस कार्बन का एग्जांपल लें, ये हमारे पास एक कार्बन है और ये कार्बन हमारे पास किससे अटैच है, 3 अदर कार्बन से, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। 1, पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन ये क्या हो गया हमारे पास, ये 3 कार्बन से अटैच है, ना कि 4 से। जो ग्रेफाइट होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है, बट जबकि जो डायमंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, 4 कार्बन से अटैच होता है। और जो ग्रेफाइट की फॉर्म होती है वो क्या होती है, हेक्सागन होती है। ये हमारे पास किस में होता है, हेक्सागनल जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। बट जो डायमंड का होता है वो क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, ये लेयर्स बनाता है। ग्रेफाइट में क्या होती है, लेयर्स बनती हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होती है, वेंडरवॉल फोर्सेस, जो कि क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो अब बात आती है कि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जबकि हमने डायमंड में पढ़ा था कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जबकि जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बने तो दोनों कार्बन से हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, बट पहले वाला कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया ग्रेफाइट के, कि जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से अटैच होता है, बट जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर ये 3 से जुड़ रहा है तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अब फ्री रह गया, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास ग्रेफाइट में फ्री होता है, क्योंकि कार्बन सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इससे क्या बन जाता है, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्योंकि इसके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इसका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, ब्लैक, डल, नॉन लस्ट्रस। जबकि हमने पढ़ा था जो डायमंड होता है वो क्या होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब उसमें एक चमक होती है। बट जो ग्रेफाइट होता है वो कैसा होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, वो ब्लैक इन कलर होता है और डल होता है।
और क्या होता है नॉन लस्टर्स, मतलब उसमें कोई भी चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट में कोई भी चमक नहीं होती है। और ये क्या होता है सॉफ्ट इन नेचर। तो अब इसका रीज़न जानते हैं कि ये सॉफ्ट क्यों होता है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इन लेयर्स के बीच में क्या है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मैंने आपको बताया कि जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं वो क्या है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो है हमारे पास सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम लग रही है। पहली बात तो ये लेयर्स में प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये इनके बीच में क्या है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है ये सॉफ्ट हो जाते हैं नेचर में। तो जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है, बल्कि जो डायमंड होता है वो हमारे पास क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्या है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो आप दोनों में साथ में डिफरेंस भी देख पा रहे हो, जो कि मैं आपको साथ में ही बताती चल रही हूँ। तो जो हमारे पास डायमंड है वो हमारे पास क्या होता है हार्डेस्ट होता है, बट जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है हमारे पास सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने का रीज़न भी मैंने आपको बताया कि ये लेयर्स में प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात इनके बीच में क्या होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है सॉफ्ट होता है नेचर में। उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस की। तो यूजेस क्या क्या होता है, डायमंड के यूजेस होते हैं, ग्रेफाइट के यूजेस होते हैं। तो हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। जो डायमंड होता है हम जानते हैं ये मेनली ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। ज्वेलरी यानी जितने भी गहने आभूषण जितने भी औरतें पहनती हैं, या जितनी भी ज्वेलरी होती है सब मतलब मेल फीमेल सब पहनते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है डायमंड का। उसके बाद ये क्या होता है एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ की मेम्ब्रेन को काटने में। आप समझ पा रहे हो। एब्रेसिव का मैं आपको बता देती हूँ, एब्रेसिव का मतलब होता है मेम्ब्रेन काटने में। तो डायमंड इतना शार्प होता है, इतना शार्प होता है कि उसको आप हाई ड्रिलिंग के लिए या फिर एज ए एब्रेसिव, या फिर मतलब कि उसको हम सर्जरी में भी यूज़ करते हैं डायमंड को, कि वो इतना नुकीला होता है, इतना ज़्यादा नुकीला होता है वो, कि उसको हम मेम्ब्रेन काटने के लिए या फिर आई की सर्जरी में भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, डायमंड का यूज़ किस में होता है आई सर्जरी में भी होता है और ड्रिलिंग में भी होता है। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है ये इतना शार्प होता है कि इसको बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या फिर वो इतना यूज़फुल नहीं हो पाती है जितना कि डायमंड होता है। डायमंड को हाई ड्रिलिंग में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे इसको हाई ड्रिलिंग में यूज़ किया जाता है, खानों की या फिर कहीं पे भी कोई भी सुरंग है उनको काटने के लिए, उसमें पत्थरों को काटने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। अब ग्रेफाइट के यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। जो ग्रेफाइट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं हमारे पास एनोड कैथोड जो होते हैं, एनोड बनाते हैं कैथोड बनाते हैं, ये आप आपकी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आप यूज़ देख लीजिए ग्रेफाइट के कि इसको इलेक्ट्रोड्स में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास एनोड एंड कैथोड होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और जो सेल और बैटरी होती हैं उसमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब आप छोटे थे, तो अगर कोई भी बैटरी होती है, अगर आप उस बैटरी को तोड़ते हो या फिर सेल होता है अगर आप तोड़ते हो, तो उसमें आपको एक ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस दिखता है। जो वो ब्लैक सब्सटेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट को हम सेल या बैटरी में भी यूज़ करते हैं। और जब हम ग्रेफाइट को, अगर हमारे पास ग्रेफाइट एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम पाउडर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम तोड़ने से, क्योंकि सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट। हमने ये पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है, तो अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है ल्यूब्रिकेंट होता है। ल्यूब्रिकेंट का मतलब क्या होता है कि इसको हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे यूजेस भी देख लिए हैं डायमंड और ग्रेफाइट के, और उनके बीच में डिफरेंस भी मैं आपको बताती हुई चल रही थी साथ में। तो यहाँ पे हम अब अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बट अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो या फिर कुछ भी कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, वो भी टॉपिक मैं आपका कवर कर दूँगी। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।